Hello dear students, welcome back to our own channel Classes for You. I'm your mentor Smriti, and today here we are going to start a new series from science background, or we are going to start a new series mainly for the science students and for all those who are preparing for the competitive exams as well as for the teaching exams. So please visit to my previous class videos where I discussed NCERT science book for class 6, and in upcoming days I will discuss more informative videos and NCERT books videos with you. And please do like, share and comment on my videos and subscribe my channel to be notified very soon when I will upload a new video. So let's get start the session with this first part, chemistry, where we are going to discuss about matter and its state. So okay student, we are going to start this series with the very basic topics, with the very basic informative videos with you all. So let's begin the session with this chemistry part number 1, where we are going to discuss about matter and its states. So let's start the video. This is a PDF which I will share with you on my Telegram channel. That's name is Classes for You by Smriti Devan. So please visit to my Telegram channel and subscribe to that. Please join my channel and to be notified when I will upload a new video. Okay, so let's start the session with this topic, chemistry, and this series will be in bilingual. Okay, I will discuss you in both the languages, as English as well as in Hindi, which will help you more. So chemistry is a branch of science which deals with composition of matter. तो जो साइंस है, ये जो केमिस्ट्री है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले केमिस्ट्री के बारे में, वो हमारी एक ब्रांच ऑफ साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, जिसमें कॉम्पोजिशन को पढ़ा जाता है मैटर की, कि किस मैटर की कितनी कॉम्पोजिशन है एक न्यू सब्सटेंस बनाने में. ठीक है, तो इसी ये जो स्टडी होती है, ये जो ब्रांच है, इसी को हम केमिस्ट्री बोलते हैं. एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स. तो और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि जो फिजिकल या फिर जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है जो कि जुड़े हुए हैं विद द डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट. जो अलग अलग मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ उनके क्या क्या फिजिकल और क्या क्या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर. एक फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम था लैवोजियर इन 1743 टू 1793. तो जो इनका जीवन काल था ये 1773 से 1793 तक का, इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. इनको आजकल इनको रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की, जो आजकल की जो आधुनिक जो हमारी केमिस्ट्री है उसके पिता इसको कहा जाता है, जिनका नाम है लैवोजियर. ठीक है, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज सब्सटेंस एंड इट्स नेचर. तो अब हम सब्सटेंस और उसके नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं. सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस एंड इट्स नेचर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस पोजेस. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका क्या होता है, खुद का स्पेस होता है, जो किसी स्पेस पर मिलती है, ऑक्यूपाई होती है, पाई जाती है. पोजेस इज मास, और उसका खुद का मास होता है. ठीक है, एक मास लेती है, एक भार होता है उसका. एंड कैन बी फेल्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर. और जो किसी के द्वारा भी फील की जा सकती है, अनुभव की जा सकती है, या फिर हमारे सेंसेस के द्वारा, मोर ऑफ आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस से भी जो फील की जा सकती है, इज कॉल्ड मैटर. उसी को हम मैटर बोलते हैं. ठीक है, पदार्थ वही होता है. मैटर को हिंदी में पदार्थ बोला जाता है. मैटर, तो अब हम पदार्थ के बारे में जानने वाले हैं, मैटर के बारे में जानने वाले हैं. फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द केमिकल क्लासिफिकेशन. तो इसकी दो तरह से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, जिसमें हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं. तो देखिए, जो फर्स्ट है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट. जिसमें ये सॉलिड स्टेट में मिलता है फिजिकल जो इसकी भौतिक गुण होते हैं वो इस तरह से होते हैं. भौतिक जो इसकी वर्गीकरण होगा वो इस तरह से होगा कि सॉलिड यानी कि आपका जो ठोस अवस्था में, लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में, गैसियस यानी कि गैस अवस्था में. ठीक है, तो ये इसके 3 स्टेट होते हैं जिसमें हमारा मैटर पाया जाता है. या तो सॉलिड मिलेगा, या लिक्विड मिलेगा, या फिर गैसियस स्टेट मिलेगा. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन इट विल बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड.
ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर इसको दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड सब्सटेंस, और उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। जैसे प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट होते हैं और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड को क्लासीफाई किया जाता है। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो तरह से होते हैं, एक एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड होता है, जिसमें एलिमेंट को आगे मेटालिक, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटालिक कहा गया है। ठीक है। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनको भी क्लासीफाई किया गया है कि कुछ पदार्थ जो है मेटालिक होंगे, कुछ मेटालॉइड होंगे और कुछ नॉन मेटालिक होंगे। उसके बारे में आगे हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। कंपाउंड देखिए, कंपाउंड जो है वो हमारे 2 तरह के होते हैं, कंपाउंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है। तो ऑर्गेनिक जैविक और इनऑर्गेनिक अजैविक। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद दिस टॉपिक, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है, जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। इस सॉलिड पोजेसेस डेफिनेट शेप। तो जो सॉलिड होता है उसका खुद का एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है। एंड डिफाइन वॉल्यूम, और उसकी एक डिफाइन वॉल्यूम भी होती है जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है। विच मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जिसका मतलब ये निकलता है कि इसको अगर हम प्रेशर लगाएं तो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबाव देकर के उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। जो सॉलिड होते हैं वो ज़्यादातर हमारे हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, और रिजिड। ठीक है। वो रिजिड होते हैं, उनकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल मेटल्स, वुड, ब्रिक्स, कॉपर एक्सेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मेटल हुआ, वुड हुआ, ब्रिक्स हुई या फिर कॉपर हुआ, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सॉलिड स्टेट के, मैटर जिसमें हमारे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। राइट। द नेक्स्ट वन इज़ लिक्विड स्टेट। अगर हमारा जो सॉलिड मैटर है वो हमारा अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसकी क्या खासियत रहेगी, देखिए उसकी जो क्वालिटी है। ए लिक्विड पोजेसेस डेफिनेट वॉल्यूम। इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, आयतन तो होता है, बट नो डेफिनेट, ये मिसप्रिंट है, ये शेप आएगा, लेकिन इसकी क्या है, एक डेफिनेट शेप नहीं होती। दिस मीन्स दैट द लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारा लिक्विड होता है ना, वो किसी भी कंटेनर की शेप ले सकता है जिसमें भी उसको रखा जाएगा। जैसे हमारा वाटर होता है, वो किसी भी कंटेनर में अगर आप उसको रख रहे हो, अगर ग्लास में रखते हो ग्लास की शेप ले लेता है अंदर से, और जो अगर आप किसी बॉल में रखते हो तो बॉल की शेप ले लेता है। तो इसका मतलब यही है कि इसकी खुद की कोई शेप नहीं होती। ठीक है। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसका वॉल्यूम तो होता है कि आयतन तो होता है, इसको आप अगर रखा होगा किसी भी कंटेनर में, आपको दिखेगा तो सही, वो आप फील भी करोगे उसको, लेकिन आप उसको कोई शेप नहीं बता सकते कि उसकी क्या शेप है। ठीक है। तो किसी भी कंटेनर में उसको रखा जाता है तो वो उसी की शेप ले लेता है। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल एंड अल्कोहल एक्सेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि हमारा वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया और अल्कोहल हो गया। तो ये सारे हमारे लिक्विड स्टेट में है और ये मैटर है। ठीक है। ये पदार्थ तो है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है, इसका खुद की कोई भी शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ गैसीय स्टेट। अगर हम गैसीय स्टेट की बात करें कि गैसीय अवस्था जो होगी, ए गैस डज नॉट हैव एदर ए डेफिनेट वॉल्यूम और ए डेफिनेट शेप। तो जो गैसीय अवस्था होती है, जो गैस की अवस्था होती है मैटर की, उसकी ना तो वॉल्यूम होती है और ना ही उसकी शेप होती है। इट कैन बी कंप्रेस्ड टू लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर। और अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए तो इसको काफ़ी हद तक इसको कंप्रेस किया जा सकता है, दबाव दिया जा सकता है इस पर। एंड ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर वेयर इट इज़ एनक्लोज। और ये उस कंटेनर की शेप को ले लेता है जिसमें भी इसको रखा जाता है, गैस को। एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है एयर को, एयर भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड इवन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारे हमारी गैसेस होती हैं, जो कि अगर ज़्यादा अगर प्रेशर लगाया जाए तो इसको काफ़ी हद तक इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसकी ना तो कोई वॉल्यूम होती है और ना ही इसकी कोई शेप होती है। सो द नेक्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या है? इस सिंगल सब्सटेंस और मैटर, एक सिंगल सब्सटेंस होता है या फिर एक मैटर होता है, जिसको हम सब्सटेंस भी बोल सकते हैं या फिर मैटर भी बोल सकते हैं, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर, जिसको और
प्रकार के मैटर में सेपरेट नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, किसी भी भौतिक प्रोसेस से, प्रक्रिया से इसको और सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। प्योर सब्सटेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। और प्योर सब्सटेंसेस जो हमारे 3 तरह के होते हैं, जिसमें मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए एंड मेटलॉइड्स हो गए। नेक्स्ट देखिए मेटल जो होते हैं हमारे, अब हम मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट्स हैं जो मेटल, देखिए मेटल्स आर सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं हमारे वो हमारे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड अवस्था में होते हैं, कठोर अवस्था में होंगे। एक्सेप्शन मरकरी, मरकरी को छोड़कर जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे हमारे सॉलिड अवस्था में मिलेंगे, आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जबकि जो हमारा मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर, अगर आप रूम में उसको देखोगे, रूम का जो टेम्परेचर रहता है उस पर वो तरल अवस्था में मिलेगी, आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगी मरकरी। आर नॉर्मली हार्ड, और जो बाकी के जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे हार्ड होते हैं। दे हैव लस्टर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और जो मेटल्स होते हैं हमारे ज़्यादातर उनमें चमक होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, कि जो उनका मेल्ट होने का जो पॉइंट है कि किस उस पर वो डिग्री पर वो मेल्ट होते हैं वो भी उसका हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई होता है। एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर, और वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, और इवन हीट भी, ठीक है, तो ये भी उनमें से आसानी से पास हो जाती है। द कंडक्टिव ऑफ मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड देयर लैटिस पॉइंट एट देयर लैटिस पॉइंट। तो उनके जो लैटिस पॉइंट होता है उस पर अगर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाए, उनका इंक्रीज़ हो जाए अगर टेम्परेचर, ठीक है, अगर ताप वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है तो उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। वाइब्रेशन किस में होगी? पॉजिटिव आयन में, एट देयर लैटिस पॉइंट, उनके लैटिस पॉइंट पर उनके जो पॉजिटिव पॉइंट है, आयंस है, उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है उसकी मेटल की वो डिक्रीज़ कर जाएगी, वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो ये इसके एग्जांपल है मेटल्स के। इसमें हमारा आ गया आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड जिंक एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे मेटल्स के। आगे पढ़ने वाले हैं हम नॉन मेटल्स के बारे में एंड मेटलॉइड्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टीज अपोजिट दूज ऑफ द मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट होती है मेटल की प्रॉपर्टीज से। मेटल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लस्टर होते हैं, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टीज थी, दे आर गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। और जो नॉन मेटल होते हैं वो किसी भी स्टेट में पाए जाते हैं। मैटर की जितनी भी स्टेट्स होती हैं, जितने भी प्रकार के मैटर होते हैं, सब में नॉन मेटल्स मिलते हैं। दे डू नॉट पोजेस लस्टर एक्सेप्शन आयोडीन। और आयोडीन के अलावा किसी भी नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती। जो हमारा आयोडीन होता है, जिसको हम नमक भी इन जनरल लैंग्वेज बोल देते हैं, आयोडीन नमक में होता है, ठीक है, तो वो उसमें चमक होती है खुद की, जबकि जो और नॉन मेटल्स होते हैं उनमें खुद की चमक नहीं होती। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनमें से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो भी पास नहीं होती, और ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो हमारे पेंसिल में भी मिलता है ग्रेफाइट, उसको छोड़कर जितने भी हमारे मेटल्स हैं उन सब से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है, वो पुअर कंडक्टर होते थे। जबकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये भी एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, बिजली इसमें से पास हो जाती है। एंड दे आर नॉन मैलिएबल एंड डक्टाइल। और उनको क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको पीटें, ठीक है, उस पर अगर किसी भी चीज़ें वार किया जाए तो उनको हम पतली चादरों में भी नहीं बदल सकते, और ना ही उनसे हम पतले तार बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे नॉन मेटल्स के, ठीक है, जो हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स कैसे हैं? मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक समान प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे मेटल्स में हुई और नॉन मेटल्स में हुई। इसका मतलब क्या है कि जो मेटलॉइड्स सब्सटेंसेस होते हैं उनमें दोनों की ही प्रॉपर्टी दिखाई देती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक,
एंटीमनी एंड मिसमथ। तो ये सारे ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं ये मेटलॉइड्स के हैं, जो कि दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स। अब हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस, ये मिसप्रिंट है, ये प्योर आएगा। प्योर सब्सटेंसेस दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बने होते हैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से, इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, जिसमें एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा मासेस का, यानी कि अगर एक उसमें है तो 2 दूसरा जो है दूसरी क्वांटिटी में होगा, ठीक है। तो इनका फिक्स प्रोपोर्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसको 3 कर दोगे, इसको 4 कर दोगे, इस तरह से नहीं चलेगा। तो उनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा मासेस का, उनके भार का, तब हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। The properties of a compound are entirely different from those of the elements from which it made। तो जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड्स की वो बिल्कुल ही अलग होती है उन एलिमेंट से जिससे कि वो मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर वाटर को लिया जाए तो ये कंपाउंड है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है, जैसे हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफर करेगी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी। इसके एग्जांपल है कंपाउंड्स के, जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गई हमारी, अल्कोहल हो गए और ईथर हो गए। तो जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जो भी इसका एलिमेंट है जिनसे मिलकर के बने हैं, उनकी प्रॉपर्टी से इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, बिल्कुल ही अलग होगी, वैसी प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेंगे। कंपाउंड्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिविंग सोर्सेज से हमें मिलते हैं, जीवित चीज़ों से हमें मिलते हैं, स्रोतों से मिलते हैं, आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स को जैविक कंपाउंड बोला जाता है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। द टर्म ऑर्गेनिक इज नाउ अप्लाइड टू हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये जो टर्म है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ये आजकल अप्लाई होने लगी है किस पर? आजकल ये अप्लाई की जाती है हाइड्रोकार्बन्स पे, जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन होगी एंड देयर डेरिवेटिव्स, या फिर उनसे बने हुए कोई भी डेरिवेटिव्स होंगे, उनके मोलिक्यूल होंगे या एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स एक्सेट्रा। तो इन सब से हमें क्या मिलता है? इन सब से हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, और जो कि डेरिवेटिव्स हैं जो इनके, ये हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स एक्सेट्रा। तो कार्बोहाइड्रेट से हम हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, प्रोटीन से भी मिलते हैं, ऑयल से भी मिलते हैं और फैट से भी मिलते हैं। तो ये सारे क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट देखिए जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है? द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। ऐसे कंपाउंड जो कि हमें मिले हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, अजीवित स्रोतों से, सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हमारे रॉक्स हो गए, पत्थर वगैरह होगी, एंड मिनरल्स जो हमारे मिनरल्स होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं विशेष तौर से जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे क्या होते हैं, एक सेकेंड, जो हमारी रॉक्स होती हैं और जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि अजैविक तत्व होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल है, जैसे कि अगर कॉमन सॉल्ट लेते हैं जो हमारे किचन में भी यूज़ करते हैं नमक को, वो वाला, और मार्बल हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिनमें कोई भी जीवित चीज़ें नहीं होती, उनका मिक्सचर नहीं होता, जैविक नहीं होती हैं, जो जैविक चीज़ों से नहीं मिलकर बनी होती, ये हमारे रॉक से और हमारे मिनरल से मिलकर के बनी होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मिक्सचर। अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या है। ए मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसा मटेरियल जो कि बना होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस के मिलने से, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम मिश्रण बोलते हैं। मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी डेफिनेट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द मिक्सचर। किसी भी इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है, जो डेफिनेट नहीं हो, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना प्रोपोर्शन लिया है, कितनी मात्रा ली है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोला जाता है, उसको मिश्रण बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर रिमेन्स अनचेंज्ड। मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, ये पेट्रोल है, स्पेलिंग गलत है इसकी, पेट्रोल की स्पेलिंग ये नहीं होगी, ये पेट्रोल लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है।
पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड एक्सेट्रा। तो जो प्रॉपर्टी होती है हमारे कंपोनेंट्स की इन ए मिक्सचर, एक मिक्सचर के अंदर, एक मिश्रण के अंदर जो तत्वों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो गुण होते हैं, रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहते हैं वो। जैसे कि हमारा मिल्क होता है, सी होता है, सी वाटर, ठीक है, जो समुद्र का जल होता है, पेट्रोल जो होता है, पेंट जो होता है, ग्लास हुआ हमारा, सीमेंट हुआ या फिर हमारी वुड हुई। तो जो उनके पार्टिकल्स होंगे, जो उनकी प्रॉपर्टी होगी मिक्सचर के अंदर, वो चेंज नहीं रहेगी, उनके कंपोनेंट्स की वो सेम ही रहेगी, अनचेंज रहेगी, उनकी प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कह सकते कि वो चेंज होगी है किसी भी मिक्सचर में जा करके। देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पर दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। अब देखो, फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज़ हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। होमोजीनियस, ए मिक्सचर इज सैड टू बी होमोजीनियस। एक मिक्सचर को हम होमोजीनियस कहेंगे इफ़ इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर क्या हो, उनमें जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो, एक ही तरह की कॉम्पोजिशन हो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके एलिमेंट्स के बीच में, थ्रू आउट मतलब पूरे ही उसमें मिक्सचर में एक ही तरह की कॉम्पोजिशन हो एलिमेंट्स की, एंड देर आर नो विजिबल बाउंड्रीज, और कोई भी दिखाई देने वाली ऐसी बाउंड्रीज ना हो ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट, उनके जो पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट के जिनसे मिलकर के वो मिक्सचर बना हुआ है, अगर उनकी बीच में कोई भी हमें बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती है, कोई भी सतह इस तरह से नहीं दिखाई देती है, तो वो मिक्सचर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके जिनसे मिलकर के वो मिक्सचर बना हुआ है वो भी हमें माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर, आयोडीन डिजोल्व इन CCl4, बेंजीन इन टॉल्यूइन एंड मिथाइल अल्कोहल इन वाटर। तो जैसे अगर हम कॉमन सॉल्ट को डिजोल्व कर दें वाटर के अंदर, तो हम उसके ये क्या होता है, एक ही प्रॉपर्टी मिक्स हो जाती है उसके अच्छे से, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सेम ही नज़र आते हैं, ठीक है। उनमें आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, उनको ये नहीं बता सकते कि ये वाटर के मॉलिक्यूल है और ये कॉमन सॉल्ट के मॉलिक्यूल हैं। अगर आप पानी में आप नमक को मिलाते तो आप नहीं बता सकते देख करके उनको कि ये वाटर के मॉलिक्यूल है, H2O है, और ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, नहीं बता सकते, वो एकदम से डिज़ोल्व हो जाते हैं। और उसके अलावा जैसे शुगर को आप डिज़ोल्व करते हो वाटर के अंदर, तो आप वहाँ पर भी उनको सेपरेट करके नहीं बता सकते। आयोडीन डिज़ोल्व इन CCl4, जैसे आयोडीन डिज़ोल्व हो जाता है आपका CCl4 में, एंड बेंजीन जो आपके टॉल्यूइन में हो जाती है, तो आप उनको कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करके नहीं बता सकते। जैसे मिथाइल अल्कोहल होता है वाटर के अंदर, तो आप उनको नहीं बता सकते। और ऐसे मिक्सचर जो होते हैं जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप का मिक्सचर है वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में देखते हैं क्या है। A mixture is said to be heterogeneous if it does not have a uniform composition throughout and has visible boundaries of separation between the various constituents. एक मिक्सचर को हेट्रोजीनियस तब कहा जाता है जब जब क्या होगा, अगर इसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, ठीक है, यानी कि वो एक तरह के मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा वो मिक्सचर, उसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल हमें शो होंगे, जो जिस जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से वो मिलकर बना होगा हमें उनके मॉलिक्यूल्स, वो चीज़ें हमें विजिबल होंगी, हम उनको देख पाएंगे, अच्छे से साफ दिखाई देंगे, और हम उनको सेपरेशन कर पाएंगे, उनको सेपरेट कर पाएंगे बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो उसकी बाउंड्रीज होंगी, उनमें कुछ बाउंड्रीज होंगी उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सब्सटेंस है, ये कौन सा है और दूसरा जो है वो कौन सा है। लाइक जैसे हमने अगर मिक्स किया, देखो आपको एग्जांपल दिया गया है, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड। अगर सल्फर को सैंड के साथ मिक्स कर दोगे तो आप बता पाओगे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर है और ये जो है सैंड है, ठीक है। अलग अलग उसको आप विजिबल, क्लियरली आप विजिबल होंगी वो चीज़ें, आपको वो मिक्सचर विजिबल होगा, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपको विजिबल होंगे, आप उनको अच्छे से देख पाओगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो ये सब्सटेंस है ये सैंड है और ये आपका सल्फर है। ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग, जैसे कि आयरन फिलिंग होती है एंड सैंड होता है, तो उसको आप
सेपरेट कर सकते हो। आप बिल्कुल विजिबल होंगी वो चीज़ें आपको, कि आप उनको अच्छे से देख पाओगे कि ये आपके दो कॉम्पोजिशन है और दो सब्सटेंसेस से मिलकर के ये मिक्सचर बना होता है। तो ऐसा मिक्सचर जिसको आप आसानी से सेपरेट कर पाओगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, वो मिक्सचर आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सीन इवन विद नेक्ड आई। तो यही आपको बताया गया इस लाइन में कि जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिनसे मिलकर के वो मिक्सचर हमारा बना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो आपको अपनी नंगी आंखों से, यानी कि बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए, माइक्रोस्कोप वगैरह को, आप उनको आसानी से देख सकते हो। जिसमें एग्जांपल हो गया हमारा सल्फर एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड एक्सेट्रा। तो ये हमारे हेट्रोजीनियस के मिक्सचर्स है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, अगर हम सेपरेट करने लगे इन मिक्सचर्स को, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो कैसे करेंगे? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में देखिए। सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आर गिवन बिलो। तो कुछ आपको एग्जांपल्स आगे नीचे दिए गए हैं, जैसे कि सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ए सॉलिड सब्सटेंस पासेस डायरेक्ट इनटू द इट्स वेपर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रक्रिया में ये होता है कि जो एक सॉलिड सब्सटेंस होगा, कोई भी सॉलिड ठोस तत्व होगा, उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? वेपर में चेंज कर सकते हैं, उनकी वेपर्स बना सकते हैं, भाप बना सकते हैं इन एप्लीकेशन ऑफ हीट। अगर हम उसको हीट देते हैं तो कोई भी सॉलिड स्टेट से सब्सटेंस आपका सीधा आपका वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेपर बन जाएंगे, कि भाप वगैरह बन जाएंगी। द वेपर्स व्हेन कूल्ड गिव बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। और जब इन वेपर्स को ठंडा किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, जो हमने सॉलिड लिया था, ये उसी स्टेट में वापस से आ जाता है। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा यूज़ होता है कि जब हमें एक मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस के लिए उसको यूज़ किया जाता है विच आर सबलाइन इन देयर सेपरेशन फ्रॉम नॉन सब्लिमेट मटेरियल्स। जब क्या हो, ये हमारे सबलाइन हो इन देयर सेपरेशन, उसके सेपरेशन में सबलाइन हो आपने नॉन सब्लिमेट मटेरियल्स से। फॉर एग्जाम्पल सब्लाइम्स आर नैफ्थलीन। तो जैसे कि हमारे जो सब्लाइम्स होते हैं वो इस मिक्सचर में क्या होंगे? इसमें नैफ्थलीन होंगे, आयोडीन होगा, अमोनियम होगा, अमोनियम क्लोराइड्स एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं किसके? सब्लिमेशन के, जो डायरेक्ट हमारे सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाते हैं और वेपर से सीधा हमारे सॉलिड में आ जाते हैं अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तब, और कूल करने पर हमारे दोबारा से वो सॉलिड अवस्था में ही आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी टाइप है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन से क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस फॉर क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड। तो ये हमारा एक क्विक यानी कि तेज़ी से होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम रिमूव करते हैं किसी भी सॉलिड पार्टिकल को उसके लिक्विड पार्टिकल से, ठीक है, उसके सॉलिड पार्टिकल्स को उसके लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट से, ये पार्टिकल से जब सेपरेट किया जाता है तो वो प्रोसेस हमारी फिल्ट्रेशन कहलाती है। बाय पासिंग द सस्पेंशन थ्रू ए फिल्टर पेपर, जब हम उस लिक्विड को, उस मिक्सचर को हम एक फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो जो उसका सॉलिड पार्टिकल होता है वो उसके लिक्विड पार्टिकल से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम ए इंजन ऑयल इन कार इंजन। जैसे कि एक कार इंजन में अगर आपको अलग करना हो सॉइल पार्टिकल्स को, किससे? फ्रॉम द इंजन ऑयल, जो इंजन में डाला गया ऑयल है, अगर उसमें सॉइल आपकी चली जाती है तो उसको सेपरेट किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर और सेकंड जैसे एग्जांपल फिल्ट्रेशन टी फ्रॉम टी लीव्स इन द प्रिपरेशन ऑफ टी। अगर आप टी बनाते हो, चाय बनाते हो, तो आप जो टी लीव्स होती हैं, चाय की जो पत्तियाँ होती है, उसको अलग करते हो चाय से, ठीक है। तो ये भी हमारा फिल्ट्रेशन के द्वारा ही होता है, एक प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन सेपरेशन की, जिसमें हम लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स को और लिक्विड पार्टिकल को सेपरेट करते हैं और इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस इज द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है? इफ़ ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन ए लिक्विड इज हीटेड, अगर आपका जो सॉलिड सब्सटेंस एक सॉल्यूशन के अंदर उसको हीट किया जाता है इन ए लिक्विड, एक लिक्विड अवस्था में उसको जब हीट किया जाता है
गर्म किया जाता है, द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर, तो जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर, भाप बन जाती है उसकी, एंड स्लोली गोज ऑफ कम्प्लीटली, और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जब हमारा सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में हो और हमें उसमें से हमें सॉलिड सब्सटेंस को अलग करना हो एक सॉल्यूशन से जिसमें कि लिक्विड हो, तो हम उसको हीट देंगे, और जिससे क्या होगा, जो हमारा लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, उस जो लिक्विड सब्सटेंस होगा उस मिक्सचर का, वो हमारा क्या होगा, वेपर बन करके उड़ जाएगा और धीरे धीरे क्या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन समर फ्रॉम पॉन्ड्स, वेल्स एंड लेक्स, जैसे कि गर्मियों के दिनों में पॉन्ड से, वेल से और लेक से जब हम पानी को इवेपोराइज होते देखते हैं, ठीक है, वो उड़ जाता है, पानी जो है भाप बन करके उड़ जाता है और ख़त्म हो जाता है इनसे, पॉन्ड से, वेल से एंड लेक से। प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो जैसे हम प्रिपेयर करते हैं कॉमन सॉल्ट को, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है यूज़ होता रहता है, हमें किचन में भी हम यूज़ करते हैं, तो इसको जो प्रिपेयर करते हैं, जब इसको बनाते हैं तो कैसे बनाया जाता है, सी वाटर से इसको लिया जाता है बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब पानी को इवेपोराइज किया जाता है वहाँ पर समुद्र के तटों पर, ठीक है, उसके नियर, समुद्र के नियर कुछ गड्ढे बनाए दिए जाते हैं। हम एनसीईआरटी बुक 6 क्लास में ये पढ़ चुके हैं, अगर आपने मेरी वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज द क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज़ मोस्टली यूज फॉर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, तो जो ये मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन को, जब हमें सेपरेशन करना हो एंड प्योरीफाई करना हो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, ठीक है, अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को प्योरीफाई कर रहे हैं और अलग कर रहे हैं किसी मिक्सचर से, तब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस द इम्प्योर solid or mixture is heated with suitable solvent, alcohol, water, acetone, chloroform to its boiling point and the hot solution is filtered। तो क्रिस्टलाइजेशन जब हम कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो इम्प्योर सॉलिड होता है, ठीक है, जो अभी प्योर नहीं, जिसको हमें सेपरेट करना है, और मिक्सचर या फिर वो मिश्रण जिसमें कि ये सब्सटेंस है हमारा इज़ हीटेड, उसको हीट दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है विद सूटेबल सॉल्वेंट, एक सूटेबल सॉल्वेंट के साथ जिसमें कि वो मिक्स होता है वो सब्सटेंस, जैसे कि हमारा अल्कोहल हो सकता है, वाटर, एसीटोन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकती है, टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस पॉइंट पर इसको हीट किया जाता है जब ये उबलने लग जाए, बॉयल करने लग जाए, एंड हॉट सॉल्यूशन जो वो गर्म सॉल्यूशन होगा उसको हम फिल्टर करते हैं, उसको छान लेते हैं, ठीक है। द क्लियर फिल्ट्रेट इज कूल्ड स्लोली टू रूम टेम्परेचर, और जो हमारा अब यहाँ से जो फिल्ट्रेट निकलता है, जो ठोस पदार्थ निकलेगा यहाँ से फिल्ट्रेट, छलनी के ऊपर, यानी कि जो फिल्टर पेपर या कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, उसके जो ऊपर वाला पार्ट जो ठोस अवस्था में होगा वो हमारा फिल्ट्रेट होगा। इज कूल्ड स्लोली, उसको धीरे धीरे उसको क्या किया जाता है, उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है स्लोली टू रूम टेम्परेचर पर रख करके। व्हेन प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइजेज आउट, जब प्योर जो सॉलिड है वो हमारा क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टल्स उसके बन जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेज आउट, उसको निकाल लिया जाता है क्रिस्टल्स को। दिस इज़ सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राइड, तो ये फिल्ट्रेशन से इसको अलग किया जाता है फिल्टर पेपर का यूज़ करके, और इसको सुखा लिया जाता है। फॉर द सेपरेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज, तो अगर इससे भी ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेट करना हो सब्सटेंसेस को, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ किया जाता है। एक टर्म है, एक प्रोसेस है, फ्रिक्शनल crystallization is used in which the components of the mixture crystallize out at different interval of time, जिसमें कि अलग अलग समय अंतराल पर उसमें से क्रिस्टलाइज मिक्सचर्स में से कंपोनेंट्स को निकाला जाता है अलग अलग टाइम पर एक ही सॉल्यूशन से। जब आप उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद क्रिस्टल करते हो, क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें से अलग अलग टाइम पर, मतलब एक समय अंतराल के बाद क्रिस्टलाइज्ड कंपोनेंट्स को निकाला जाता है। द नेक्स्ट टाइप इज द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में देखिए हम पढ़ने वाले डिस्टिलेशन को। डिस्टिलेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज फ्रॉम द मिक्सचर
इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें हम कन्वर्ट करते हैं एक लिक्विड को वेपर के अंदर बाय हीटिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर अगेन इनटू द सेम लिक्विड बाय कूलिंग। और फिर दोबारा से उसको क्या किया जाता है, पहले इसको हीट कर दिया जाता है, हीट से क्या होगा, जो हमारा लिक्विड है वो वेपर बन जाता है, एंड देन उसके बाद कंडेंस किया जाता है उसको। कंडेंस से क्या होता है, जो वेपर बने हैं वो दोबारा से उस कूल करने पर, ठंडा करने पर दोबारा से लिक्विड बन जाते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 के चैप्टर में, और आप उसकी वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। हमने ये सारे जो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर, ये हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं। ये एनसीईआरटी बुक्स की 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक्स में ये गिवन है, तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हो। 10 डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स वेपराइजेशन। तो जो हमारी डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें वेपराइजेशन भी होता है एंड कंडेंसेशन, और 2 प्रोसेस होती हैं जब हम किसी चीज़ को डिस्टिलाइज करते हैं, या डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें 2 तरह की प्रोसेस होती है। एक वेपराइजेशन जिसमें हम वेपर बनाते हैं, और दूसरा कंडेंसेशन जिसमें कि वेपर से हमारे लिक्विड बन जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बोथ डिस्टिलेशन इज इक्वल टू वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के बाद, ठीक है, इसके साथ ही जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द लिक्विड विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और ए लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड और सॉलिड आइदर इन सॉल्यूशन ऑफ और सस्पेंशन। तो ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है, इम्प्लाई किया जाता है सेपरेट करने के लिए लिक्विड्स को विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और ए लिक्विड या फिर एक लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल, या नॉन वॉलेटाइल से जो लिक्विड होता है उसको सॉलिड, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड से एक लिक्विड को सेपरेट करने के लिए भी डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। और सॉलिड आइदर इन सॉल्यूशन, या फिर किसी सॉलिड को एक सॉल्यूशन से और या फिर सस्पेंशन से निकालने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल है ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसे कि कॉपर सल्फेट है एंड वाटर, ठीक है। तो या जैसे वाटर से अगर आपको कॉपर सल्फेट को आपको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आप कौन सी प्रोसेस का यूज़ करोगे, वो है आपकी डिस्टिलेशन। तो जिसमें क्या होगा, जैसे कॉपर वाटर के अंदर मिक्स है तो आप क्या करोगे, उसको हीट करोगे। हीट करने से जो हमारा वो कॉपर है वो उसी कंटेनर में रह जाएगा, जबकि हमारा जो वाटर है वो वेपर बन करके उड़ जाएगा। अब आप एक प्लेट, जो हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में, मैं वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ, और जिसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो क्या होता है कि अगर आप उसको हीट कर रहे हो किसी भी बाउल के अंदर रख करके और उससे भाप निकल रही है, ठीक है, तो ये ऊपर आप एक प्लेट लोगे, उसके ऊपर यहाँ पर हमने आइस रखी थी, जिससे क्या होगा कि ये जब ये प्लेट से यहाँ पर भाप ये टच करेंगे और ये यहाँ पर बर्फ़ की प्रेजेंस से वो क्या हो जाएंगे, ठंडी हो जाएंगी। ठंडी होने के बाद वो दोबारा से लिक्विड बन करके दूसरे कंटेनर में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो लिक्विड था वो हमारा वेपराइज हुआ, वेपराइजेशन की प्रोसेस हुई, वो वेपर बन गए, और यहाँ से कंडेंसेशन की प्रोसेस से ये यहाँ पर आइस की प्रेजेंस की वजह से वो कंडेंस होगी, ठंडी होगी वो भापें, और वापस से उसका हमें लिक्विड मिल जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है डिस्टिलेशन होती है। और इसी तरह से हम कर सकते हैं। और ए मिक्सचर ऑफ वाटर, अगर हमारा वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, एंड मिथाइल अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 45 डिग्री सेल्सियस होता है, कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। तो इनके मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, वाटर को हम मिथाइल अल्कोहल से सेपरेट कर सकते हैं इसी प्रोसेस के द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा। So the next topic is the next type of separating the substances from mixture is fractional distillation. तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के ही सिमिलर होती है, उसके साथ समान ही होती है, एक्सेप्ट दैट इफ फ्रैक्शनल कॉलम इज़ यूज टू सेपरेट 2 और मोर वॉलेटाइल लिक्विड। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इसमें जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो यूज़ किया जाता है अलग करने के लिए दो मोर वॉलेटाइल लिक्विड्स को, ठीक है, विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें, मिथाइल अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 338 केल्विन होता है, इसको अगर हमें सेपरेट करना हो एसीटोन से जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 329 केल्विन होता है, तो उसमें हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, वो है हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है, किसको, मिथाइल अल्कोहल को हमारे एसीटोन से
सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, हैवी ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम। तो क्रूड पेट्रोलियम से हमें अगर सेपरेट करना हो हमारे पेट्रोल को, डीजल ऑयल को, केरोसिन ऑयल को, हैवी ऑयल को, तब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लिक्विड एयर। अगर हमें लिक्विड एयर से हमें सेपरेट करना हो ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, या फिर इनर्ट गैसेज को, जो गैसेज में घुली मिली होती हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, तब भी हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज chromatography. Chromatography is also a type of separating substances from a mixture. तो देखिए क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी, द नेम क्रोमेटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है ये हमें लैटिन का वर्ड है क्रोमा, यहाँ से ड्राइव किया गया है, यहाँ से इसको निकाला गया है। मीनिंग कलर, जिसका कि मतलब होता है कलर, ठीक है, रंग इसका मतलब होता है। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड ऑन डिफरेंस इन द रेट एट विच द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर एब्जॉर्ब्ड इन सुटेबल एब्जॉर्बेंट। तो जो क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेस है, ये टेक्निक जो है, ये जो तरीका है, इसको ये बेस्ड होता है ऑन द डिफरेंस इन द रेट, उस रेट में जो डिफरेंस होता है, एट विच द कंपोनेंट्स, जिस रेट पर जो मिक्सचर है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है, ऑफ ए मिक्सचर, एक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं आर एब्जॉर्ब्ड, वो घुलते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं इन ए सूटेबल एब्जॉर्बेंट, एक सूटेबल एब्जॉर्बेंट के अंदर, यानी कि किसी एब्जॉर्बेंट के अंदर जो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसके अंदर जिस रेट पर हमारा कोई सब्सटेंस एक मिक्सचर का एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, उसी के बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी को बनाया गया है, इस टेक्निक को बनाया गया है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप होती हैं क्रोमेटोग्राफी की। फर्स्ट वन इज़ कॉलम, जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड इन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमारे कुछ 5 टाइप हैं क्रोमेटोग्राफी के, ठीक है, जिस तरीके से हमें क्रोमेटोग्राफी से हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर पाते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंटेशन। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। This method is used when one component is liquid and the other is an insoluble. ये जो प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन की, इसको तब यूज़ किया जाता है जब एक मिक्सचर का एक कंपोनेंट जो है, एक तो लिक्विड होता है और दूसरा हमारा इंसोल्यूबल होता है, वो जो एगोलेंशियल है, जो उस मिक्सचर में मिक्स नहीं होता, ठीक है। इंसोल्यूबल सॉलिड हैवियर दैन लिक्विड, जो इनसोल्यूबल सॉलिड होगा वो हमारा हैवियर होगा, भारी होगा हमारे लिक्विड से, जैसे कि मड एंड वाटर। तो मड जो होता है वो हमारा इनसोल्यूबल हो गया, वो क्या है, हमारे वाटर से हैवी होता है, ठीक है। तो इसको भी हम जब सेपरेट कर रहे होते हैं, तो जो वो प्रोसेस होती है वो हमारी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन होती है। इसको सेपरेट करने के लिए हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इफ़ मडी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड, अगर देखो, अगर मडी वाटर है, रेतीला जो पानी है, उसको अगर हम रख दें अनडिस्टर्ब, बिना छेड़छाड़ के या बिना हिले डुले कि वो हिले ना, इस तरह से रख दें फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, इन ए बीकर, एक बीकर के अंदर, द पार्टिकल्स ऑफ अर्थ, क्ले एंड सैंड, ठीक है, जो अर्थ के, हमारी पृथ्वी के जो पार्टिकल्स है, जिसमें हम क्ले भी हो सकते हैं और सैंड भी हो सकते हैं उस मिक्सचर के अंदर, सेटल एट द बॉटम, वो हमारे उस बीकर में या किसी भी कंटेनर में जिसमें हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है, उसमें उसके बॉटम पर बैठ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और ये प्रोसेस, इस प्रक्रिया में, जिसमें जो हमारे वो पार्टिकल्स हैं, वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स है, जिसमें क्ले और सैंड आ गया, ये हमारे उसके तली में बैठ जाते हैं उस कंटेनर के, इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। द क्लियर लिक्विड एट द टॉप कैन बी जेंटली ट्रांसफर्ड इनटू अनदर बीकर। और जो क्लियर्ड आपका जो सब्सटेंस है, लिक्विड है, जो आपका तरल है, जो क्लियर है, बिल्कुल दिखाई दे पा रहे हैं आप, जो वाटर हमने लिया था, अगर वो आप उसको हम क्या करेंगे, आराम से उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी दूसरे कंटेनर में या बीकर में, किसी और कंटेनर में, उसको हम आराम से निकाल लेते हैं उसके टॉप से, किसी भी कंटेनर के टॉप से। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन।
तो और इसी प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। जब हम उस कंटेनर को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा तिरछा करते हैं और किसी दूसरे कंटेनर में उसके ऊपर वाले पार्ट को, जो कि हमारा बिल्कुल क्लियर लिक्विड दिखाई दे रहा है, वाटर अगर आप उस ले रहे हो उस मिक्सचर में, तो उसको थोड़ा सा तिरछा करके बीकर को दूसरे कंटेनर में उसको निकाल लेते हैं। तो यही प्रोसेस हमारी डिकेंटेशन कहलाती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट। तो कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है हमारा चेंज इन स्टेट, की स्टेट को हम चेंज करते हैं, किस तरह से करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड द सेकेंड वन इज बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस एग्जिट एट इक्विलिब्रियम। तो ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ताप जिस पर कि जो हमारा सॉलिड होता है और जो लिक्विड होता है एक सब्सटेंस में, वो हमारा एग्जिट एट इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है और बोथ फॉर्म हैव सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और दोनों ही क्या है, जो हमारा लिक्विड है और जो हमारा सॉलिड है उस मिक्सचर का, दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो हमारा सेम हो जाता है। ठीक है, भाप का जो प्रेशर है, जो दाब है, वो सेम हो जाती है। तो उसी चीज़, उसको पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पर जो हमारे जो लिक्विड या फिर जो सॉलिड है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है या लिक्विड से सॉलिड बन रहा होता है, वो हमारा जो स्टेट होगी वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। वो टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी चीज़ बॉयल करने लग जाती है जिस टेम्परेचर को, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए ये जनरली मैंने आपको बता दिया, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का, वो हमारा इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाता है हमारा वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीज कर जाती है कोई भी चीज़ जिस पॉइंट पर आकर के, वो टेम्परेचर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि वेपर प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड का वो बराबर हो जाता है टू द वेपर प्रेशर के, किसके, ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड, उस कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड यानी कि जिस मिक्सचर में जो सॉलिड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर। तो जो ये एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है कन्वर्जन की, बदलाव की, इसमें जो लिक्विड है हमारा वो हमारा वेपर्स में चेंज हो जाता है, उससे भाप बन जाती है एट रूम टेम्परेचर पर ही इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। उस प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर क्या होता है, अब हमारा वेपर का प्रेशर, जो हमारा भाप का जो प्रेशर है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, वो प्रेशर जो कि वेपर लगाते हैं, वेपर से बनता है, ऑफ लिक्विड के वेपर से बनने वाला जो प्रेशर होता है इन इक्विलिब्रियम के अंदर विद लिक्विड, उस लिक्विड के साथ एट ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए हुए तापमान के ऊपर, इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, उसको ही हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। द वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर एंड टेम्परेचर। जो वेपर प्रेशर होता है ये अपने नेचर पर कि किस तरह का है और उसके टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, सो कि स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन एंड दिस was our first session for this series, where we are going to discuss about the science concepts, and all the concepts will relate to the science. And if you like my videos, my efforts, then please do like and share my videos with your friends, and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Thank you so much. Thank you.